एंशिएंट ग्रीस में एक स्कॉलर हुए थुसाइडस, उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का यही नियम है, यानी कि ताकतवर हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और जो कमजोर है उसको सहना ही पड़ेगा क्योंकि सहना ही उसकी नियति है। दैट्स हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क। नेटो रिसेंटली इंडिया को डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है और यही वो टाइम है हम दुनिया को बताएं कि आप अगर हमें यूनिलेटरल सैंक्शन से डराना चाहेंगे तो वो वर्क करेगा नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमें आपकी मार्केट की जरूरत है एक्सपोर्ट की, तो आपको भी तो हमारी जरूरत है हमारी मार्केट में एक्सपोर्ट करने की। अरे दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है यहाँ, राइजिंग मिडिल क्लास है यहाँ, लोकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ, एशियन सेंचुरी है 21वीं सदी। तो भाई इस जगह पर अगर आपको एक्सेस चाहिए तो यू नीड अ पार्टनर लाइक इंडिया। लेकिन देखिए कई बार ये गेम जो है ना प्रोट्रैक्टेड वॉर की तरह होता है, यानी कि कौन कितना टिक सकता है ये डिसाइड करता है कि कौन कितना पावरफुल है। अब देखिए नेटो क्लियर थ्रेट दे रहा है, कह रहे देखो अभी तक तो हमने सैंक्शंस लगाए थे रशिया पर, लेकिन अब हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रहे हैं और क्लियरली नेम किया है इंडिया, चाइना, ब्राजील, यानी कि इंडिया का नाम लिया है। 100% सेकेंडरी सैंक्शंस। अब आप कहेंगे सेकेंडरी सैंक्शंस का क्या मतलब होता है, अभी बताऊंगा। नेटो ने ऐसा करा, फिर अलग से यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि देखो एक तो नंबर 1 जो नयारा एनर्जी है ना उसकी जो रिफाइनरी है गुजरात में, अब हम उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा रहे हैं क्योंकि वो रशिया से क्रूड ऑयल ले रही है, यहां पर रिफाइन कर रही है और उसमें 49.1% जो स्टेक है वो रशियन कंपनी रोजनेफ्ट का है, और फिर ये यहां से रिफाइन करने के बाद बेच रही है यूरोप में। तो यूरोप से जो पैसा आ रहा है उसका एक हिस्सा रशिया भी तो जाएगा क्योंकि रोजनेफ्ट का स्टेक है। हालांकि अभी अभी रोजनेफ्ट का इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है बिफोर आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो रोजनेफ्ट ने कहा अरे हम कोई पैसा इंडिया से नहीं लेकर गए। रोजनेफ्ट का कहना है भाई नयारा एनर्जी में हमारा स्टेक भले ही है, लेकिन अभी तो हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। 4 लाख बैरल पर डे रिफाइंड फ्यूल निकालती है नयारा का जो रिफाइनरी है, और 7,000 आउटलेट्स इन्होंने देश में बना दिए हैं। ये फर्दर एक्सपेंड करने में लगे हैं। तो कोई पैसा ऐसा नहीं है यहां से गया है जी, यूरोप से आया था जी और वो यूक्रेन वॉर में लगा दिया जी, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सेकेंडरी सैंक्शंस होते क्या है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे सैंक्शनिंग कंट्री जैसे मान लीजिए यूएसए है या यूरोप का कोई देश है, यहां पर यूरोपियन यूनियन को एक मान लीजिए, पहले उन्होंने सैंक्शन लगाया किस पर, रशिया पर, कि हम आपसे खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहां, फिर आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। और देखो रशिया आपकी तो जो इकोनॉमी है वो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है या डिफेंस एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, हमें दोनों में से कोई लेना नहीं है। पहले हम एनर्जी ऑयल एंड गैस के लिए डिपेंडेंट थे। तो अभी तक तो ये वाला सैंक्शन चल रहा था। इंडिया को वो कह रहे थे मत खरीदो। इंडिया ने कहा भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, जहां से सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो इनसे खरीदेगा हम उस पर भी सैंक्शन लगाएंगे, यानी कि उस क्रूड ऑयल को जो रिफाइन करके आप यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे थे अब आप यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो एग्जांपल ऐसे समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए राहुल एक शॉपकीपर है, तो वो कुछ होलसेल का जो कंटेंट लेता है, मटेरियल लेता है, वो विक्रम से लेता है। तो विक्रम ने बेचा राहुल को, ठीक है। अब राहुल की दुकान है भाई, अब राहुल तो कई जगह से लेता है, विक्रम से भी लेता है, दूसरी जगह से भी लेता है। और फिर ये मिस स्मिथ कह रही है कि देखो राहुल, अगर हमें पता लगा कि तुम विक्रम से लेते हो, अब हमें नहीं मतलब कि तुम बाकी किस किस से सामान उठाते हो, लेकिन फिर हम तुमसे नहीं सामान खरीदेंगे। तो मुझे बताओ राहुल की जो दुकान है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। आप कहेंगे अब सर इसका कनेक्शन इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज और एक्सपोर्ट से कैसे है, कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? मुझे बताइए, अगर कोई रिफाइनरी रशिया से क्रूड ऑयल ले रही है तो केवल हम रशिया से थोड़ा ना ले रहे हैं, हम बाकी जगह से भी ले रहे हैं। अब क्रूड ऑयल वहां से रिफाइन हुआ और एक्सपोर्ट हुआ, तो क्या आप क्लियरली बता सकते हो रिफाइन करने के बाद अरे ये वाला जो क्रूड ऑयल है ये रिफाइन होकर डीजल बन गया, पेट्रोल बन गया, ये कौन सी जगह से आया? नहीं बता सकते ना। तो एक तरीके से ये तो यूनिलेटरल, मिस स्मिथ के द्वारा एक यूनिलेटरल सैंक्शन लगा दिया, आप इनकी दुकान बंद करवाना चाह रहे हो। फिर राहुल अपना परिवार कैसे चलाएगा? अब यही कंसर्न है इंडिया का, राइट। इन्होंने जो 18 सैंक्शन पैकेज निकाला, इसमें कहा है कि पहले तो हमने कैप लगाया था कि रशिया का अगर कोई ऑयल लेगा इंटरनेशनल मार्केट में तो $60 से ज्यादा का भाव ना दे, ठीक है, एक कैप। अब इन्होंने फर्दर डिक्रीज कर दिया 47.6 कि इससे ज्यादा इनको भाव ना दे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि नयारा एनर्जी
अगर एक्सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट के बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, या और भी कंपनीज है, RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अदर रिफाइनरीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो आप कहेंगे कंसर्न इतना सही तो है सर कि उनका धंधा नहीं चलेगा, उनका बिजनेस नहीं चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मुद्दा इतना नहीं है। अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे बाकी सारे देशों पर भी, तो इसका मतलब क्या है, वो सब अगर रशिया से नहीं खरीद पाएंगे तो बाकी कहीं से तो खरीदेंगे, और अब बाकी जगह से खरीदेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तो बढ़ेगा। अगर 10% भी क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो उसका मतलब पता है क्या है, 1% इंपैक्ट होगा आपके इन्फ्लेशन पर, यानी कि महंगाई पर 1% इंपैक्ट होगा। तो सोचिए यार, नुकसान तो सबको है। ये न्यूज़ है कि हमने रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया है। नाउ सेकंड जो इन्होंने बताया, शैडो फ्लीट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, मतलब सैंक्शन करेंगे। शैडो फ्लीट क्या है? एक्चुअली एक ना वेस्टर्न कंपनीज का एक कंसोर्टियम चलता है कि देखो, अगर आप समुद्र में जहाज को लाएंगे तो इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, और बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज वो वेस्टर्न नेशंस की है। तो अगर यूएसए ने कह दिया, यूरोप ने कह दिया कि इन जहाजों को जिनके थ्रू ये रशिया अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब बिना इंश्योरेंस के भाई आप कैसे बाहर लाएंगे, राइट? प्लस हम अपने सर्वेलेंस का इस्तेमाल करेंगे, आपको परेशानी क्रिएट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे। अच्छा, आपकी कंपनी जो है रशिया का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रही थी, अब देखो अब तुम हमारे यहां पर सामान लेकर मत आ जाना, तो भाई वो तो शिप कंपनी बैठ जाएगी। भाई वो कैसे फिर एक्सपोर्ट, वो उसे केवल यही धंधा थोड़ा ना करना है, उसको बाकी बिजनेस भी मिलने हैं, लेकिन वो बिजनेस सब काट देंगे उसका, तो उस पर सैंक्शन लग जाएगा। लेकिन ये कैसे चल रहा था, पहले भी इन्होंने सैंक्शन किया था कुछ शैडो फ्लीट पर। शैडो का मतलब अंधेरे में चल रही है जी, अंधेरे का मतलब लिटरल अंधेरा नहीं है। एक्चुअली ये अपनी मर्जी से फ्लैग लगा लेते हैं कि हम इस देश से हैं। प्लस ये इस्तेमाल क्या करते हैं, शिप टू शिप ट्रांसफ़र का। शिप टू शिप ट्रांसफ़र होता है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल लेकर आए, हाई सीज में गए, वहाँ पर कोई दूसरा कंटेनर शिप खड़ा है, आपने वहाँ से रशिया का क्रूड ऑयल उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और अब वो जहाज लेकर दूसरे देश में चला गया। तो ऐसे में अब जहाँ पर उसने बेचा, किसी को पता ही नहीं कि भाई ये तो रशिया का क्रूड ऑयल था। तो उन्होंने कहा यार, इस तरीके से रशिया अपना बेच पा रहा है इसके थ्रू, और रशिया के पास पैसा आ रहा है, और रशिया फिर यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी फिर इतना ज़्यादा पैसा यूक्रेन में स्वाहा करना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, राइट? अब कुल मिला के 444 यानी कि 444 ऐसी एंटिटीज़ हैं, लिस्टिंग्स हैं जिनको इन्होंने बैन कर दिया है। तो इसमें कुछ कंपनीज भी हैं और कुछ स्पेसिफिक शिप्स भी हैं जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इंडिया पर एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, प्लस 85% हमारे जो क्रूड ऑयल की नीड है उसके लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट। और इतना बड़ा चंक अगर हम रशिया से ले रहे हैं, स्टीप डिस्काउंट पर ले रहे हैं, और कह देंगे आप वहां से नहीं लेंगे, दबाव हमारा ये है कि वहां से आप बंद कर देंगे, तो इसका मतलब है आप तो हमारी एनर्जी को इंपोर्ट करना महंगा कर रहे हैं, जिससे सीधे नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। इंडिया ने पिछले कुछ समय में अपनी एनर्जी नीड को डाइवर्सिफाई किया। आप सबको पता है, इराक, सऊदी, ठीक है हम यहां से भी ऑयल ले रहे हैं, कुछ ईरान से भी ले रहे हैं। पॉइंट ये है, ये रीजन में जो ट्रबलसम बना रहता है, मतलब जोन कॉन्फ्लिक्ट वाला रहता है, तो भाई ये तो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो डाइवर्सिफाई करना ये तो हमारी संप्रभुता है, हमारी तो सॉवरेनिटी है ना ये। तो हमने रशिया से अपने डिफेंस के जो इंपोर्ट है उसके साथ साथ एनर्जी इंपोर्ट को मैनेज किया है। कहा कि अब केवल डिफेंस नहीं, अब एनर्जी में भी हम इंक्रीज करेंगे। हालांकि हमने दबाव के तहत यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन डिफेंस में कैसे किया कि चलो रशिया आपके अलावा हम यूएस से भी लेंगे, फ्रांस से भी लेंगे, और एनर्जी में रशिया देखो हम कंपनसेट कर रहे हैं। डिफेंस अगर हम बाकियों से ज़्यादा वेपन्स ले रहे हैं तो आपसे हम एनर्जी ज़्यादा लेंगे। तो रशिया ने कहा भाई तुम्हें डिस्काउंट इतना भारी हम दे रहे हैं, ठीक है लो तुम्हारा फायदा है। तो अगर परसेंटेज देखें तो देखिए 35.1% का मतलब सर्ज देखा गया, इट्स अ बिग। जैसे अगर मैं 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं इसी वाले, और Q1 की बात करूं, तो देखिए 14.79 ये परसेंटेज है जो आपका रशिया से आ रहा है, फ्रॉम रशिया। और टोटल ये, कि टोटल तो भाई ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है, राइट उसमें, लेकिन मेन बात है कि रशिया से जो ले रहे हैं वो बढ़ रहा है। अब इंपैक्ट कॉमन इंडियंस पर क्या होगा? हरदीप एस पुरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि देखो हमें तो जहां से बेस्ट डील मिलेगी वहां से लेंगे, ये अपनी मनमानी हम पर कैसे चला सकते हैं? क्योंकि अगर हमें सस्ता यहाँ से मिल रहा है, दूसरी जगह से लेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई से तो हमारे लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ना। आप सोचो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, फाइनल कमोडिटीज़ का इंपैक्ट बढ़ जाएगा, और प्लस यहाँ पर ना सीधा तौर पर यूरोपियन यूनियन का ही डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ, मैंने रिसर्च के दौरान सोचा कि जरा सर्च किया जाए कि खुद इनके यहाँ क्या चल रहा है, मतलब यूरोपियन कमीशन कितना
इंपोर्ट कर रही है। तो ये यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट है, यूरोपियन यूनियन की बॉडी है। तो ये इनका देखिए 2025 6 मई 2025 का इनका आर्टिकल है, और ये देखिए क्या कह रहे हैं, रोड मैप टू फुल्ली एंड ईयू डिपेंडेंसी ऑन रशियन एनर्जी। यानी कि अभी तक इन्होंने भी कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया। ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया से मत लो, लेकिन खुद देखो ये खुद ले रहे हैं। जैसे गैस की बात करें तो इनका कहना है कि हमारा 2027 तक का टारगेट है, तब तक हम फुल्ली बंद कर देंगे जी। ऐसे ही ऑयल के ऑलरेडी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम उसमें अब पेमेंट को खत्म कर रहे हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके खुद के देश अभी भी ले रहे हैं। देखिए जैसे EU has dropped its share of Russian gas imports from 45% to 19% thanks to this Repower EU plan. Repower EU plan, लेकिन अभी भी 19% तो वहीं से ले रहे हो, और इंडिया को तुम बात बता रहे हो कि नहीं भाई इंडिया गलत बात है, तुम ऐसा मत करो। तो क्लियर कट भाई इनका डबल स्टैंडर्ड है। अब वही बात कि जो कर सकता है स्ट्रांग वो वही करने की कोशिश करता है, और बाकियों से एक्सपेक्ट करता है कि नहीं तुम हम पर डिपेंडेंट हो, तुम्हारी बात मानो। अब इसमें आपको क्या लगता है केवल गेम रशिया का है कि हम रशिया की जो वॉर चेस्ट है उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इस वजह से चाहते हैं आप व्यापार ना करो? नहीं, इसमें ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल गेम दिख रहा है। यानी कि इनका इंडिकेशन इंडिया और इंडिया से कुछ लार्जर चाहते हैं उस पर है। नाउ अब ईयू का ट्रू एम है क्या? केवल वॉर चेस्ट को खाली नहीं करना कि रशिया को आप आइसोलेट कर दो। मुद्दा ये है, वो ये बताना चाहता है कि इंडिया जो आप कह रहे हैं ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया है, अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, चाइना ब्राजील मिलकर ब्रिक्स में कह रहे थे, ये सब ब्रिक्स को बताना चाहते हैं कि देखो रियल पावर ना वेस्ट के पास ही है, वेस्ट इज वन। यानी कि यूएसए और ये यूरोपियन यूनियन साथ खड़ा है, ये दिखा रहे हैं। और ये भी हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स को खुश करने की कोशिश है, वो ऑलरेडी इन पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो यहां पर वेस्ट कहेगा देखो जो तुम नहीं कर पाए, देखो हम भी जब मिलकर तुम्हारे साथ दबाव बनाएंगे तो फिर इंडिया और बाकी देशों के पास कोई चारा रहेगा नहीं, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब हम पर डिपेंडेंट है ना। जैसे एग्जांपल दूं, इस समय पर यूरोप की 6000 प्लस कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, तो वो कहेंगे देखो आपके इतने सारे लोगों को जॉब दे रखी है हमने, अगर हमने एफडीआई को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो आप पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस अमेरिका चाहता है कि लार्जर वे में जो चाइना अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है, कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, उसको नलिफाई किया जाए। इन्होंने अपने टूल भी बना रखे हैं, जैसे आपने सुना है काटसा के बारे में, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। इसकी धमकी इन्होंने दी थी हमें कि यार आप जो है रशिया से S-400 मत खरीदिए, हमसे थार्ड खरीदिए। ये एक्चुअली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है। हमने कहा नहीं हम रशिया से खरीदेंगे। हमने रशिया से खरीदा, और देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर और वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट जो रिसेंटली हुआ था उसमें S-400 काम आया, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज है रशिया, लेकिन फिर भी टाइमली डिलीवरी S-400 की हुई, और ये हमारा कुछ नहीं कर पाए। काटसा के थ्रू धमकी दी लेकिन कुछ नहीं करा इन्होंने, कारण इन्हें खुद पता है कि हम पर अगर सैंक्शन लगाएंगे तो चाइना को काउंटर में फिर इंडिया को कैसे खड़ा कर पाएंगे, और इतनी बड़ी इकोनॉमी भी है कि नहीं। इंडो पैसिफिक की जो प्लान है, इनका मानना है कि इंडो पैसिफिक पर इंडिया जो है ना लार्जली कन्वर्ज नहीं हो रहा जितना कन्वर्जेंस यूएसए चाहता है अगेंस्ट चाइना। अब भाई हम इनके बहकावे में नहीं आना चाहते, कारण हमें पता है इनके खुद के स्कॉलर मशाइमर कहते थे बक पासिंग स्ट्रेटजी, यानी कि यूएसए तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, लेकिन चाइना से डायरेक्ट वॉर मत करना, कारण क्योंकि डायरेक्ट वॉर करोगे बहुत पैसा लग जाएगा, और यू विल नॉट नो कि कब तक ये वॉर चलेगा, बेनिफिट हो ना हो, कितना बेनिफिट हो। इससे अच्छा किसी और का वॉर कराओ जो लगे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, यानी कि दैट कंटेंडर इज हु, इंडिया ना। तो अब इस वजह से वो चाहते हैं, लेकिन हम अपना बैलेंसिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है देखो क्वाड का हम पार्ट हैं, हम वहां भी रहेंगे, SCO ब्रिक्स में भी रहेंगे, एक बैलेंस का गेम हम करेंगे, राइट। इनका कहना नहीं बैलेंस कुछ नहीं होता, आप एक ही तरफ होते हैं, लेकिन हमने कहा भाई हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडिया को अगर फायदा दोनों जगह से है तो हम दोनों जगह का इस्तेमाल करेंगे ना, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब इंडिया दिखा रहा है इनको अपनी स्ट्रेटेजिक रेजिलेंस, यानी कि नेटो EU वर्सेस इंडिया हो रखा है इस टाइम पर, राइट। नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, इट्स अबाउट लार्जर पावर पॉलिटिक्स। तो इंडिया केवल ऐसा नहीं कि पैसिवली हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि चलो प्रेशर आ रहा है ठीक है हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं। अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने स्टेटमेंट देखी MEA से, क्या आई है, तो मिनिस्टर फॉर मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उससे हमारे जो रणधीर जायसवाल जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये यूनिलेटरल एक्शंस जो हैं, सैंक्शंस जो हैं, इससे इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड वी विल डू व्हाट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है।
डाइवर्सिफिकेशन करना हमारा हक है भाई, रशिया से भी डाइवर्सिफाई करेंगे, वहां से भी एनर्जी लेंगे और बाकी जगह से भी लेते रहेंगे, सऊदी, इराक, यूएई, वहां से भी लेते रहेंगे, राइट। प्लस ऑलरेडी हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने बताया कि देखो एक टाइम पर हम 27 देशों से इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल को, लेकिन अब हम 40 देशों से कर रहे हैं, 40 देशों से। तो यानी कि हमारा ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि हमारी एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी। प्लस हम ऑलरेडी रिफाइनिंग हब हैं, मतलब हमारे यहाँ मल्टीपल रिफाइनरीज हैं। देखिए आप, नयारा भी है, आरआईएल भी है, प्लस स्टेट पीएसयूज भी हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज की भी हैं। तो उसके थ्रू हम रिफाइनिंग कर ही रहे हैं, जिससे कि हम अपनी एनर्जी नीड को भी पूरा कर सकें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो क्रूड ऑयल मल्टीपल जगह से रिफाइनिंग करके एक्सपोर्ट भी और अपनी एनर्जी नीड भी। तो अगर वो ईयू के जो सैंक्शंस लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पर एक मेजर चैलेंज होगा, हम कंटिन्यू कर सकते हैं रशिया के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब दे विल बी एबल टू कट ऑफ आवर पाइपलाइन एंड वी आर ओवरटली डिपेंडेंट ऑन जस्ट रशिया। तो उनको पता है यार इनका वैसे भी काम चल ही रहा है, तो इस प्रेशर में आएंगे नहीं। प्लस अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म, एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा, हमने कहा लो नहीं करना डॉलर का इस्तेमाल। उन्होंने कहा स्विफ्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है भाई नहीं करना स्विफ्ट का, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसमें इस पोर्टल का इस्तेमाल करा जाता है। तो हमने क्या करा, अरे रूपी रूबल करेंगे, यानी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। डिप्लोमेटिक पुशबैक का मतलब है हम क्लियर कट बता रहे हैं कि देखो ये यूनिलेटरल जो सैंक्शंस हैं हम इसको नहीं मानते और हम इसको वाइडर देखते हैं, यानी कि आप डेवलपिंग नेशंस, केवल इंडिया नहीं बाकी डेवलपिंग नेशन पर भी इसी आर्म ट्विस्टिंग को जारी रखना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट में। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्या हमने कराया था? क्या हमने कहा था कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाओ या फिर रशिया को धमकी दो? हमने तो नहीं कहा था ना। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हम अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ाएं, हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ क्यों डिक्लाइन करें? सही बात है कि नहीं है? आत्मनिर्भर भारत, हम एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने देश के अंदर भी, यानी कि ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन पर तो हम फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट एनफ, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड इतनी बड़ी है। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अदर्स, लेकिन ये सफर लंबा है। लेकिन कुछ एफर्ट्स तो जरूरी हैं भाई, रिन्यूएबल की तरफ भी कम से कम कुछ तो नीड यहां से पूरी होना। इस समय हम क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। यहां पर आपको दो चीज समझ में आनी चाहिए कि यार शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो देखो नयारा पर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लग रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट सबसे बड़ा तो आपके स्टॉक होल्डर्स पर होगा, जो लोग इसमें जॉब कर रहे हैं उन पर होगा। प्लस फिर हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 4 लाख बैरल पर डे का इसका एक्सपोर्ट है। फिर जो आरआईएल है इस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, रिलायंस पर। क्यों? रिलायंस अगर कंटिन्यू रखे रशिया से क्रूड ऑयल लेना सस्ते में और एक्सपोर्ट करे यूरोप पर, तो यूरोप कहेगा रिलायंस आपकी रिफाइनरी में बाकी जगह से भी क्रूड ऑयल आता होगा, लेकिन हम कोई भी क्रूड ऑयल अब आपसे लेंगे नहीं, शट कर रहे हैं अपने डोर्स को। तो जो ल्यूक्रेटिव मार्केट है ईयू की ऑयल एक्सपोर्ट की, डीजल एक्सपोर्ट की, उसमें तो मतलब रिलायंस अपना बिजनेस खो बैठेगी। तो यानी कि अब उसको यहां पर डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ सकता है। जो स्टेट रन कंपनीज हैं हमारी, जो सरकारी कंपनी है, उन पर इतना खासा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रिफाइन करके डोमेस्टिक कंजप्शन कर रही हैं। तो अल्टीमेटली वो इसको कंटिन्यू रख सकती हैं। वो कहेंगे कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। मत करो भाई व्यापार, हम तो वहां से ले रहे हैं और अपने देश में सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो ग्लोबल और मार्केट का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है सैंक्शन से कुछ देश सैंक्शन को मानेंगे, कुछ देश सैंक्शन को नहीं मानेंगे, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। प्लस यहां पर इंडिया के लिए मौका भी है। जैसे जो भी प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो वहीं से आप लीडर बनते हो। तो ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये जो नेशंस हैं, तो इन नेशंस को यही चाहिए कि भाई जब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका इंपैक्ट नॉर्थ अफ्रीका पर क्यों हो रहा है, उनकी इकोनॉमी क्यों झेले, साउथ अमेरिका की इकोनॉमीज क्यों झेले, और हमारा जो कंसर्न है वो इनके साथ मैच करता है। तो हम कह सकते हैं ठीक है, अब इन्होंने हम पर प्रेशर बनाया, लुक व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू। और जिस तरीके से हम मैनेवर करेंगे अपने एफर्ट्स को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो अपने आप में एक मॉडल बनेगा इन बाकी देशों के लिए भी। तो आई होप आपको क्लैरिटी अब मिल गई होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। ये क्वेश्चन यहां से बनता है जो पीएसआर ऑप्शनल में जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है और पीएसआर ऑप्शनल का पेपर 2 सेक्शन बी में। यूनिलैटरल सैंक्शंस आर थ्रेट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ ग्लोबल साउथ, एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।